शिखर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और हमारा जो ये वीडियो स्पेशल बैच है क्रैश कोर्स, तो ये आपका जो है इसमें आपको डेमो क्लास दिया जा रहा है कुछ, और मैं आपको उत्तराखंड का हिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा जैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो में बताया था। तो आज जो आपके सामने डेमो के रूप में रहेगा वो रहेगा उत्तराखंड हिस्ट्री से पौरव वंश। तो सबसे पहले तो ये ब्रह्मपुर का जो पर्वताकार राज्य या जो पौरव वंश है, इसके बारे में हम समझेंगे कि आखिर ये जो ब्रह्मपुर का पर्वताकार राज्य ये जो पौरव वंश है, इसके बारे में हमारे पास जानकारी के स्रोत क्या है। क्योंकि अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में देखो सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्रोत, सोर्सेस। और स्रोत पे अक्सर पेपरों में क्वेश्चन आते हैं। अभी हाल फिलहाल के पेपरों में आपने देखा होगा कि पौरव वंश से 2-3 प्रश्न आए हुए थे, और वो जो कि आपके स्रोत पे ही आधारित थे। तो इतिहास में देखो सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्रोत। बिना स्रोत के इतिहास नहीं पढ़ा जा सकता। तो अगर हम इस पौरव वंश की बात करें कि इसके जानकारी के स्रोत क्या है, फिर बाद में बात करेंगे कि आखिर ये पौरव वंश था कहाँ। ठीक है, उससे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आखिर पौरव वंश के जानकारी के स्रोत क्या है। तो अगर हम पौरव वंश के जानकारी के स्रोत की बात करें तो ये जो पौरव वंश है इसके जानकारी के स्रोत हमारे पास क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें वेद पुराणों की, तो स्रोत में मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुराण की अगर हम बात करें तो मार्कंडेय पुराण में भी ब्रह्मपुर राज्य का उल्लेख मिलता है। एक तो मार्कंडेय पुराण होगा जिसमें ब्रह्मपुर राज्य का उल्लेख मिलता है, पौरव वंश का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वृहत संहिता की, तो जो वृहत संहिता है इस वृहत संहिता में भी ठीक है पौरव वंश का उल्लेख मिलता है। पौरव वंश की जानकारी हमें मिलती है ब्रह्मपुर राज्य की। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, क्योंकि देखो मार्कंडेय पुराण या बृहत संहिता में ब्रह्मपुर राज्य का उल्लेख हुआ है, पर ऐसी कोई खास जानकारी नहीं मिलती कि आखिर ये पौरव वंश था क्या, कैसा था, कहाँ था। आखिर इस पौरव वंश के बारे में जो जानकारी का सबसे बड़ा लीड है, जो सबसे बड़ा स्रोत है जहां से इतिहासकारों ने इस वंश के बारे में जानकारी जुटाई, वो है वेनसांग का यात्रा विवरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेनसांग का जो यात्रा विवरण है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेनसांग का यात्रा विवरण जो है इसी से हमें पौरव वंश के बारे में पता चला कि आखिर ये पौरव वंश था कहाँ। और जब पौरव वंश का बारे में हमें वेनसांग के यात्रा विवरण से पता चला तो तब इतिहासकारों ने इस पौरव वंश के बारे में ढूंढ खोज की, और फिर बाद में इतिहासकारों को सफलता भी मिली। तो वेनसांग का यात्रा विवरण सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस पे अभी हाल फिलहाल में पेपर में प्रश्न भी आया था। वेनसांग का यात्रा विवरण का संबंध निम्न में से किस वंश से है, और जो वेनसांग का यात्रा विवरण है उसका संबंध है हमारे उत्तराखंड में पौरव वंश से। और वेनसांग का जो यात्रा विवरण है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ा सा इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं कि आखिर हमें वेनसांग के यात्रा विवरण से पौरव वंश के बारे में कैसे पता चला। देखो वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण, अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि वेनसांग का यात्रा विवरण का नाम क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर के लिए कि वेनसांग का जो यात्रा विवरण है उसका नाम है सीयूकी। ठीक है, वेनसांग के यात्रा विवरण का नाम आपका सीयूकी है। और जो ये वेनसांग का यात्रा विवरण है सीयूकी, इसमें फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। क्योंकि वेनसांग का जो यात्रा विवरण है, वेनसांग आपको पता होगा एक चीनी यात्री था, और जब वेनसांग एक चीनी यात्री है तो जाहिर सी बात है उसने अपना यात्रा विवरण हिंदी में तो नहीं लिखा होगा भाई। ठीक है, इसने जो अपना यात्रा विवरण लिखा होगा वो चाइनीज लैंग्वेज में लिखा होगा, और जब चाइनीज लैंग्वेज में लिखा है तो भाई इसको इतिहासकार पढ़ेंगे कैसे हमारे। ठीक है, तो इसको पहले ट्रांसलेट किया गया होगा। तो वेनसांग का जो यात्रा विवरण है सीयूकी, इसका अंग्रेजी अनुवाद, इसको इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया है वो आपका व्हील ने किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट भी करते रहना। ठीक है, ये आपका डेमो क्लास चल रहा है, बाकी हमारा जो ऐप में कोर्स चलेगा, और ऐप में हमारा ये तो आपको यूट्यूब पे अभी हम लोग जो है डेमो के रूप में हर सब्जेक्ट के 2-2 लेक्चर दे रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड के भी 2 लेक्चर मिलेंगे, 2 क्यों उत्तराखंड के 4 मिलेंगे, क्योंकि उत्तराखंड हम 2 लोग पढ़ाएंगे। मैं
जानते होंगे आप लोग मुझे तो खैर अच्छे से, है ना। तो 2 लेक्चर आपके जो हैं मैं दूंगा डेमो के रूप में, क्योंकि उत्तराखंड हिस्ट्री वाला पोर्शन पूरा मैं पढ़ाऊंगा आपको। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आपका उत्तराखंड बाकी जितने भी विविध हैं वो सभी राहुल नेगी पढ़ाएगा। आप राहुल नेगी से तो अच्छे से परिचित होंगे, है ना। और सारे टॉपिक आपके जो हैं बाकी राहुल नेगी, बाकी हिस्ट्री वाला पूरा पोर्शन मैं कंप्लीट कराऊंगा आपका। और 2 लेक्चर मेरे रहेंगे डेमो के रूप में, 2 आपके राहुल नेगी के होंगे, ठीक है। ऐसे आपके जो हैं अन्य टीचर्स हमारे इसमें विपिन सर भी रहेंगे, 2 लेक्चर उनके होंगे। 2 लेक्चर आपके जो हैं डिमरी सर के होंगे, 2 लेक्चर सकलानी सर के होंगे। तो सभी आपको यूट्यूब में आपको प्रॉपर आपका एक वीडियो का एक आपका जो है प्ले लिस्ट में आपको कोर्स मिल जाएगा, उसमें सारे लेक्चर होंगे डेमो के रूप में। और अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो उसके बाद आप हमारा प्ले स्टोर में शिखर एकेडमी के ऐप ज्वाइन करके वहाँ से आप कोर्स परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि भाई जो व्हेन-सांग का यात्रा विवरण है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और व्हेन-सांग के यात्रा विवरण का नाम है सीयूकी, और इसका अंग्रेजी जो अनुवाद किया है वो व्हील ने किया है, ठीक है। और व्हेन-सांग ने इस पौरव वंश को कैसे एक्सप्लेन किया है, या जो ये ब्रह्मपुर राज्य है, आखिर इतिहासकारों को इस ब्रह्मपुर राज्य के बारे में पता कैसे चला कि आखिर ये ब्रह्मपुर राज्य है कहाँ, ठीक है। ये पौरव वंश जो था ये कहाँ राज कर रहा था, और इस पौरव वंश के बारे में जानकारी हमें व्हेन-सांग के यात्रा विवरण से ही मिली। जब व्हेन-सांग ने अपने यात्रा विवरण में इस ब्रह्मपुर राज्य का जब उल्लेख किया, इसको एक्सप्लेन किया, तो तब इतिहासकारों ने ढूंढ खोज की और बाद में इतिहासकारों को सफलता प्राप्त हुई। कैसे? तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख 1915 में वाई.आर. गुप्ते ने तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख की खोज की थी। और जो ये तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख है, ठीक है, इसकी खोज ध्यान रखना 1915 में की गई थी। और तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख की खोज 1915 में वाई.आर. गुप्ते द्वारा की गई थी। और 1915 में वाई.आर. गुप्ते ने तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख की खोज की थी। अब जरा तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख पे थोड़ा बाद में बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा हम व्हेन-सांग के यात्रा विवरण पे आ जाते हैं कि आखिर व्हेन-सांग का जो यात्रा विवरण है, इस यात्रा विवरण से हमें कैसे इस पौरव वंश के बारे में पता चला कि आखिर ये पौरव वंश है कहाँ। तो देखो व्हेन-सांग ने अपने यात्रा विवरण में कहा है, व्हेन-सांग का यात्रा विवरण मैंने बताया आपको सीयू की है। तो व्हेन-सांग ने अपने यात्रा विवरण में क्या लिखा? व्हेन-सांग ने लिखा, आपको पता है कि व्हेन-सांग यहाँ कहाँ से आया, तो आपको पता होगा व्हेन-सांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और जब व्हेन-सांग हर्षवर्धन के दरबार में आया, तो जब ये वापसी में चाइना जा रहा था, ये एक चीनी यात्री था, तो इसने अपने यात्रा विवरण में लिखा, जब मैं वापस जा रहा था तो मैं जब मोयूलो पहुंचा, ध्यान समझना, व्हेन-सांग ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि भैया जब मैं मोयूलो पहुंचा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मोयूलो का अर्थ क्या है। व्हेन-सांग ने अपने यात्रा विवरण में लिखा कि जब मैं मोयूलो पहुंचा। अब ये मोयूलो क्या है भाई? तो मोयूलो का अर्थ है मायापुर, और मायापुर कहते हैं हरिद्वार को। पेपर में ये भी आते हैं कि भाई हरिद्वार मायापुर का है ना। व्हेन-सांग ने हरिद्वार या मायापुर को किस नाम से संबोधित किया? तो व्हेन-सांग ने मायापुर हरिद्वार को मोयूलो के नाम से संबोधित किया था। व्हेन-सांग के यात्रा विवरण में मायापुर हरिद्वार को मोयूलो कहा गया है। और व्हेन-सांग ने देखो इस ब्रह्मपुर राज्य के बारे में कैसे बताया, तो उसने लिखा अपने यात्रा विवरण में कि जब मैं मोयूलो पहुंचा, अर्थात हरिद्वार पहुंचा, मायापुर पहुंचा, तो मैं यहां से बोला 80 मील चला। और 80 मील जब चला तो मैं एक ऐसे राज्य में पहुंचा जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ था। मैं एक ऐसे राज्य में पहुंचता हूं जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ था, ठीक है। और इस राज्य के उत्तर में एक राज्य और था जहां अत्यधिक मात्रा में सोना पाया जाता था। देखो आप पहले ये समझो कि ब्रह्मपुर राज्य के बारे में इतिहासकारों ने कैसे जानकारी जुटाई, और उसमें मैंने कहा सबसे अहम कड़ी है व्हेन-सांग का यात्रा विवरण। व्हेन-सांग ने अपने यात्रा विवरण में लिखा कि जब मैं मोयूलो पहुंचा, यानी हरिद्वार पहुंचा, फिर बोला कि मैं जब मोयूलो पहुंचा तो मैं वहां से 80 मील चला। 80 मील चला, और मैं जब 80 मील चला तो मैं एक ऐसे राज्य में पहुंचा जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा था, ठीक है। और इस राज्य के उत्तर में एक राज्य था जहां अत्यधिक मात्रा में सोना पाया जाता था। अब इतिहासकारों ने जब ये पढ़ा
तो पहले तो इतिहासकारों को समझ नहीं आया कि यार हरिद्वार से 80 मील चला कहाँ, कौन सी दिशा में? 80 मील तो कहीं भी हो सकता है। लेकिन फिर वेनसांग के यात्रा विवरण को और टटोला गया तो वेनसांग के यात्रा विवरण में एक शब्द था। जब वो इस राज्य में जा रहा था, जब वो ब्रह्मपुर राज्य में गया, तो इसने एक शब्द और लिखा कि मैं जब इस राज्य में जा रहा था तो मैं रास्ते में एक जगह विश्राम करने के लिए रुका, और उस जगह का नाम वेनसांग ने लिखा कि मैं एक जगह रुका, और वो जगह जो था उसका नाम था क्यूपी स्वांगना। ठीक है, उसने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि जब मैं इस राज्य की तरफ जा रहा था, या जब मैं इस राज्य में जा रहा था, तो मैं रास्ते में एक जगह रुका और उस जगह का नाम लिखा है, बताया क्यूपी स्वांगना। अब इतिहासकारों ने क्यूपी स्वांगना का अर्थ निकाला, क्योंकि ये तो चाइनीज लैंग्वेज में है, तो पता चला कि जो ये क्यूपी स्वांगना है इसका अर्थ है गोविषाण। ये भी ध्यान रखना है कि वेनसांग के यात्रा विवरण में, या जो वेनसांग है उसने गोविषाण को किस नाम से संबोधित किया, तो वेनसांग ने गोविषाण को क्यूपी स्वांगना कहा है। ठीक है, तो अब क्यूपी स्वांगना का अर्थ था गोविषाण, और गोविषाण आप जानते हैं काशीपुर का प्राचीन नाम है। गोविषाण आपका जो है काशीपुर का प्राचीन नाम है। तो बस यहीं से इतिहासकार समझ गए कि भैया ये जो वेनसांग था, ये जब हरिद्वार से 80 मील चला तो यानी ये कहाँ चला? कुमाऊं की तरफ को। तो यानी इतिहासकारों को समझ में आ गया कि हमें इस पौरव वंश को कुमाऊं में ढूंढना है, क्योंकि नहीं तो मैंने कहा अगर वेनसांग का यात्रा विवरण ना होता तो भाई इस पौरव वंश से इस ब्रह्मपुर राज्य को इतिहासकार ढूंढे कहाँ, कैसे इस राज्य के बारे में जानकारी मिलेगी? ब्रह्मपुर राज्य का उल्लेख मैंने कहा मार्कंडेय पुराण में है, पर ब्रह्मपुर राज्य है कहाँ? ब्रह्मपुर आज की डेट में तो कोई राज्य है ही नहीं ना। उस समय था कोई ब्रह्मपुर राज्य, आज की डेट में वर्तमान में कोई ब्रह्मपुर नहीं है। बृहत संहिता में है ब्रह्मपुर, ढूंढे कहाँ उस ब्रह्मपुर को? पौरव वंश को कहाँ ढूंढे? तो वेनसांग का यात्रा विवरण सबसे लाभदायी हुआ, क्योंकि वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में इस ब्रह्मपुर राज्य का उल्लेख किया है, और उसने लिखा कि जब मैं मोयुलो यानी हरिद्वार पहुंचा, वहां से 80 मील चला, रास्ते में मैं एक जगह चाय पानी पीने के लिए रुका, और रास्ते में जब एक जगह रुका तो उस जगह का नाम उसने क्यूपी स्वांगना कहा, जिसका अर्थ था गोविषाण, और गोविषाण काशीपुर का प्राचीन नाम है। तो इतिहासकार समझ गए कि जो ब्रह्मपुर राज्य है या ये जो पर्वताकार राज्य है इसको कुमाऊं में ढूंढना है, और तब इतिहासकारों ने कुमाऊं क्षेत्र में ढूंढ खोज की, और तब इतिहासकारों को सफलता मिली अल्मोड़ा जनपद में। और अल्मोड़ा जनपद के तालेश्वर नामक स्थान पर, अल्मोड़ा जनपद के तालेश्वर नामक स्थान पर 1915 में, ठीक है अभी मैं बात कर रहा था, तो 1915 में तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुए। 1915 में वाई.आर. गुप्ते को 2 अभिलेख मिले, और ये जो तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख हैं ये 2 राजाओं के अभिलेख हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न पेपर में आया था, ध्यान रखना, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारे बच्चों ने अभी पेपर में गलत किया था ये, तो इसमें थोड़ा ध्यान समझना इस पॉइंट को कि 1915 में अल्मोड़ा जनपद के तालेश्वर नामक स्थान पर, ठीक है, और 1915 में जो अल्मोड़ा जनपद का तालेश्वर नामक स्थान है, इस तालेश्वर नामक स्थान पर, ठीक है, वाई.आर. गुप्ते को 2 अभिलेख प्राप्त हुए, और 1915 में वाई.आर. गुप्ते को 2 अभिलेख प्राप्त हुए, और ये 2 अभिलेख प्राप्त हुए अल्मोड़ा जनपद के तालेश्वर नामक स्थान पर। और अल्मोड़ा जनपद के तालेश्वर नामक स्थान पर 2 अभिलेख मिले, और ये 2 राजाओं के अभिलेख थे, और वो 2 राजा हैं, एक है आपका द्युतिवर्मन, एक आपका द्युतिवर्मन है, और दूसरा आपका विष्णुवर्मन है। ठीक है, दूसरा जो है वो विष्णुवर्मन, और विष्णुवर्मन भी कौन सा? विष्णुवर्मन द्वितीय। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें अभी मैंने देखा पेपरों में कई सारे बच्चों ने प्रश्न गलत किया था। एक प्रश्न आया था पेपर में कि तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख का संबंध किससे है, और उसमें 2 ऑप्शन जैसे वो तो गलत थे, जैसे एक अग्निवर्मन था, ठीक है, एक आपका वृषवर्मन या पता नहीं क्या था,
और दो ऑप्शन थे, एक ऑप्शन में द्युतिवर्मन भी था और एक विष्णुवर्मन भी था, परंतु ऑप्शन में विष्णुवर्मन प्रथम दिया था। तो इस बेस पे तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख का संबंध द्युतिवर्मन से हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने विष्णुवर्मन किया है, बहुत सारे बच्चे हमने देखे क्लासेस में कि वो विष्णुवर्मन टिक मार के आए हैं। क्यों? क्योंकि तालेश्वर ताम्रपत्र दो राजाओं के हैं, द्युतिवर्मन का भी है, विष्णुवर्मन का भी है। लेकिन ये भी तो ध्यान रखे विष्णुवर्मन द्वितीय है भाई, वो विष्णुवर्मन द्वितीय का है तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख, और जबकि ऑप्शन में विष्णुवर्मन प्रथम था। तो जिस बेस पे आंसर आपका द्युतिवर्मन होगा। तो ध्यान रखना 1915 में अल्मोड़ा जनपद के तालेश्वर नामक स्थान पर, ठीक है, वाई.आर. गुप्ते को दो अभिलेख मिले, और ये जो दो अभिलेख थे ये पौरव वंश के थे, और ये पौरव वंश के दो राजाओं के थे, द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय। और ये जब दो अभिलेख प्राप्त हुए तो कहां से प्राप्त हुए? तालेश्वर नामक स्थान से। और जब ये दो अभिलेख तालेश्वर नामक स्थान से प्राप्त हुए तो जिस कारण इन दोनों अभिलेखों को संयुक्त रूप से तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख कहा गया। इनको क्या कहा गया? संयुक्त रूप से तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख। तो ध्यान रखना यहां से कि सबसे पहले हम बात करें, देखो स्रोत पे कई प्रश्न हैं। इस ब्रह्मपुर जो ये पौरव वंश है, इसके जानकारी के स्रोत मार्कंडेय पुराण, बृहद संहिता, वैनसांग का यात्रा विवरण, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख। वैनसांग का यात्रा विवरण भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैनसांग के यात्रा विवरण के आधार पे ही इतिहासकारों ने ढूंढ खोज की कुमाऊं में, और इतिहासकारों ने जब कुमाऊं में ढूंढ खोज की तो 1915 में इतिहासकारों को सफलता मिली, और 1915 में अल्मोड़ा जनपद के तालेश्वर नामक स्थान पे वाई.आर. गुप्ते ने दो अभिलेख खोजे जो कि द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय के थे, ठीक है। और इन अभिलेखों को संयुक्त रूप से तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख कहा गया। अब बात करते हैं कि जब ये दो अभिलेख मिल गए तो बस उसके बाद पौरव वंश के बारे में जानकारी खुल गई, पता चल गया ये वंश क्या था, कैसा था, क्या क्या है। अब बात करेंगे क्या था, क्या नहीं था, कैसा था। तो तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख मिलना पौरव वंश की बड़ी सफलता थी कि ये जो पौरव वंश के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त है वो तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख अगर ना मिलते तो फिर हम पौरव वंश को समझ नहीं पाते। बस इतना पता होता कि कोई ब्रह्मपुर राज्य था, उसमें पौरव वंश था, क्योंकि इससे अलावा इससे पहले कोई और कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जब हमें तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुए तो इससे हमें पता चला कि सबसे पहले तो आखिर ये पौरव वंश था कहाँ? तो ये कुमाऊं में था, और कुमाऊं में पौरव वंश फैला हुआ था, और इनकी जो राजधानी थी वो ब्रह्मपुर थी। ध्यान रखना, पौरव वंश की जो राजधानी थी वो आपकी क्या थी? ब्रह्मपुर थी। इस पौरव वंश की राजधानी जो है ब्रह्मपुर थी, और ये ब्रह्मपुर जो है ये आपका बिनसर के आसपास का क्षेत्र है। पौरव वंश की राजधानी ध्यान रखना ब्रह्मपुर है, और ये जो ब्रह्मपुर है ये आपका बिनसर के आसपास का क्षेत्र होगा, ठीक है। तो पौरव वंश की राजधानी का नाम ब्रह्मपुर, जो कि बिनसर के आसपास का क्षेत्र है। इसके अलावा हमें तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख से क्या क्या जानकारी मिली? तो अगर हम तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख की बात करते हैं तो इस तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख में हमें जो पता चलता है कि भाई आपका पहली बात तो जो ये पौरव वंश के जो शासक थे, ठीक है, अभिलेख तो दो राजाओं के थे जो तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख, लेकिन इन तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख में टोटल 5 राजाओं का नाम मिलता है। पौरव वंश के हमें टोटल 5 राजाओं का नाम मिलता है, और वो पौरव वंश के 5 राजा कौन कौन से थे? तो एक तो हो जाएगा आपका सबसे पहला विष्णुवर्मन, पहला राजा आपका विष्णुवर्मन हो जाएगा। अब विष्णुवर्मन 2 हुए हैं तो इसलिए ध्यान रखना ये आपका विष्णुवर्मन फर्स्ट हो जाएगा। तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख में पौरव वंश के 5 राजाओं का उल्लेख मिलता है, या 5 राजाओं का नाम मिलता है। अब ये 5 राजा कौन कौन से? सीक्वेंस से अगर हम चलें तो सबसे पहला नाम मिलता है विष्णुवर्मन प्रथम, फिर इसके बाद दूसरा नाम मिलता है हमें, द्वितीय नाम मिलता है वृषवर्मन, दूसरा नाम जो है वो वृषवर्मन का मिलेगा। फिर तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा नाम मिलता है अग्निवर्मन, तीसरा जो है वो अग्निवर्मन हो जाएगा। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें चौथा नाम, तो चौथा नाम मिलता है हमको द्युतिवर्मन का, चौथा नाम जो है वो आपका द्युतिवर्मन हो जाएगा। और 5वां नाम फिर विष्णुवर्मन होगा, लेकिन विष्णुवर्मन आपके 2 हुए हैं तो इसलिए ये विष्णुवर्मन आपका सेकंड विष्णुवर्मन द्वितीय हो जाएगा। तो तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख में
पौरव वंश के कुल 5 राजाओं का नाम मिलता है, जो इस प्रकार से हैं: विष्णुवर्मन प्रथम, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन, ठीक है, फिर इसके बाद विष्णुवर्मन द्वितीय, ठीक है, ये अग्निवर्मन होगा, आधा 9 भी आएगा, अग्निवर्मन, ठीक। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें कि तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख से हमें और क्या क्या पता चलता है, तो हमें तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख से ये भी पता चलता है कि जो पौरव वंश के शासक थे ये हर्षवर्धन के अनुयायी थे। अब आपके समझ में आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ये पौरव वंश के लोग हर्षवर्धन के अनुयायी कैसे हुए। तो आपको पता होगा कि जो ये पौरव वंश है, इस पौरव वंश का उदय हुआ हर्षवर्धन के पश्चात। 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, और जब 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु होगी तो उसके बाद यहाँ पे पौरव वंश का उदय होता है। मतलब कि इससे पहले यहाँ पे कहीं ना कहीं हर्षवर्धन का भी राज रहा, क्योंकि अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड में राज करने वाली सबसे पहली शक्ति कुड़िंद शक्ति, सबसे पहले कुड़िंदों का राज था। फिर कुड़िंदों के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुषाणों ने अधिकार कर लिया। कुड़िंदों के साथ साथ कहीं ना कहीं योद्धेयों का भी आगमन हो गया था। बाद में योद्धे और कुड़िंदों ने मिलके आपका कुषाणों को भगाया। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ और वंशों का उदय हुआ, जिसमें हम बात करते हैं शिव भवानी का वंश, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गौत्रीय वंश, ठीक है, यदुय यादव वंश, ये छोटे छोटे वंश हैं, ठीक है, यदुय यादव वंश, ठीक है, इन्होंने भी यहाँ पे राज किया। फिर इसके बाद अगर हम बात करें मित्र वंश, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, गुप्तों का आगमन होता है। योद्धेय शक्ति को गुप्तों ने खदेड़ा और समुद्रगुप्त ने उत्तराखंड पे आक्रमण किया प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार। फिर आपका जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी यहाँ आक्रमण किया, ठीक है। फिर गुप्तों के बाद यहाँ पे उसी दौरान नागवंश के अस्तित्व का भी पता चलता है। फिर नागवंशों की सत्ता को समाप्त किया मौखरी वंश ने। फिर मौखरी वंश के बाद यहाँ पे हर्षवर्धन का आगमन हुआ। हर्षवर्धन ने भी इस क्षेत्र पे कब्जा किया। माना जाता है कि कुछ समय तक हर्षवर्धन ने भी राज किया, और तब हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात पौरव वंश का उदय होता है। तो ये हर्षवर्धन के बाद की स्थिति है। तो यानी इससे पहले हर्षवर्धन का यहाँ पे साम्राज्य रहा, और जब हर्षवर्धन का साम्राज्य रहा तो पहले ये जो पौरव वंश के लोग रहे होंगे ये भी हर्षवर्धन के अधीन रहे होंगे। स्वतंत्र शक्ति तो ये हर्षवर्धन के बाद बने होंगे। तो डेफिनेटली जब पहले हर्षवर्धन का राज था तो पौरव वंश के लोगों पे हर्षवर्धन का इफेक्ट दिखेगा। जैसे हम देखते हैं कि पहले हम भारत पे अंग्रेजों का राज था, और जब भारत पे अंग्रेजों का राज था तो तुम देखते होंगे आज भी भारत में कई सारे सिस्टम अंग्रेजों के देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने जब यहाँ राज किया तो बहुत सारे नियम कानून सिस्टम अंग्रेजों ने बनाए, और वो आज भी चले आ रहे हैं। तो ऐसे ही हर्षवर्धन ने जब राज किया तो हर्षवर्धन का काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पौरव वंश से मैच करती है, और इससे पहले पौरव वंश से पहले हर्षवर्धन का यहाँ पे राज रहा। तो इसीलिए पौरव वंश के लोगों पे हर्षवर्धन का प्रभाव दिखता है। तो इसी बेस पर हम कह रहे हैं कि जो पौरव वंश के शासक थे या जो पौरव वंश के लोग थे ये हर्षवर्धन के अनुयायी थे। इसके अलावा अगर हम पौरव वंश की बात करें तो जो पौरव वंश के शासक थे ये अपने आप को गौ ब्राह्मण हितैषी कहलाना पसंद करते थे। मतलब कि गाय को मानने वाले थे। ब्राह्मण मतलब विद्वानों का सम्मान करने वाले थे, ठीक है। पौरव वंश के लोग, इनके अभिलेखों से पता चलता है कि ये अपने आप को गौ ब्राह्मण हितैषी कहलाना पसंद करते थे। और गौ ब्राह्मण हितैषी करते, गौ मतलब गाय, तो ये गाय को मानते थे, गाय की पूजा करते थे। और ब्राह्मण का अर्थ होता है विद्वान, मतलब बड़े बड़े विद्वानों को भी अपने दरबार में आश्रय देते थे, ठीक है। तो ये गौ ब्राह्मण हितैषी कहलाना पसंद करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई इस ब्रह्मपुर राज्य का उल्लेख वैनसांग के यात्रा विवरण में हुआ है, तो जब वैनसांग ने अपने यात्रा विवरण में ब्रह्मपुर राज्य का उल्लेख किया है तो आखिर वैनसांग ने इस ब्रह्मपुर राज्य को भी किसी न किसी नाम से संबोधित किया, क्योंकि उसने चाइनीज में लिखा होगा। तो चाइनीज में देखो जो शब्द होगा वो ब्रह्मपुर थोड़ा ना होगा। जैसे शब्द की अगर मैं बात करूं, है ना, तो या भाषा की बात करूं तो हिंदी में भाषा, इंग्लिश में लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन अर्थ दोनों का एक ही है। लेकिन क्या है, हिंदी में भाषा और इंग्लिश में लैंग्वेज। तो ऐसी कहने का अर्थ है कि भाई ब्रह्मपुर तो हम लोग बोल रहे। तो वैनसांग ने अपने यात्रा में जब चाइनीज में लिखा तो इसने ब्रह्मपुर राज्य को क्या दिया, क्या नाम लिखा? तो याद रखना कि वैनसांग ने जो ये ब्रह्मपुर राज्य है
इस ब्रह्मपुर राज्य को जो नाम दिया वो इसने नाम दिया पोलो कीमो पुलो। ठीक है, ध्यान रखना, वेन सांग ने अपने यात्रा विवरण में इस ब्रह्मपुर राज्य को जो नाम दिया वो दिया क्या, पोलो की मो और पूलो। ठीक है, पू है, हाँ सही, कई सारी फैक्ट वाली किताबों में पो भी रहता होगा, अगर तुम ऑथेंटिक किताबें पढ़ोगे तो पो नहीं मिलेगा, पू मिलेगा। तो वेन सांग ने अपने यात्रा विवरण में इस ब्रह्मपुर राज्य को पोलो कीमो पूलो कहा है। प्रश्न आएगा कि वेन सांग के यात्रा विवरण में ब्रह्मपुर राज्य के लिए क्या नाम दिया गया है, तो ब्रह्मपुर राज्य के लिए पोलो कीमो पूलो। जैसे वेन सांग ने हरिद्वार मायापुर को क्या कहा, मोयुलो, गोविशाण को क्या कहा, क्यूपी स्वंगना। तो ऐसे जब इसने ब्रह्मपुर राज्य का उल्लेख किया तो इस राज्य को क्या नाम दिया, या ब्रह्मपुर को किस नाम से संबोधित किया, तो इसने पोलो कीमो पूलो नाम दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आता है। इसके अलावा वेन सांग ने जब इस ब्रह्मपुर राज्य का उल्लेख किया था तो इसने कहा था कि ये एक ऐसा राज्य था, जब मैं इस राज्य में पहुंचा तो ये राज्य चारों तरफ से पर्वतों से घिरा था। तो ये राज्य जो ब्रह्मपुर राज्य था ये चारों तरफ से पर्वतों से घिरा होने के कारण इसको पर्वताकार राज्य भी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसको ब्रह्मपुर राज्य को पर्वताकार राज्य, इसीलिए आपने शुरू में हेडिंग देखी होगी, ब्रह्मपुर का पर्वताकार राज्य लिखा होगा। ठीक है, तो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा होने के कारण इसको पर्वताकार राज्य भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इनके अभिलेखों से हमें पता चलता है कि जो पौरव वंश के लोग थे, इनके जो कुल देवता थे, ये जो उपासक थे, ये किस भगवान के थे, किस देवता के उपासक थे, तो पौरव वंश के लोग वीरणेश्वर स्वामी, इनके जो कुल देवता थे वो वीरणेश्वर स्वामी। नोट करते रहना, वैसे तो आपको ऐप में प्रॉपर मिल जाएगा, पीडीएफ सब मिलेगा। जब आप प्रॉपर हमारा कोर्स ज्वाइन करोगे, प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड करके वहाँ कोर्स परचेस करोगे तो वहाँ प्रॉपर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे सब। ये तो एज अ डेमो चल रहा है आप लोग के लिए। ठीक है, तो पौरव वंश के जो कुल देवता थे वो थे वीरणेश्वर स्वामी। ठीक है, ये भगवान वीरणेश्वर स्वामी की पूजा करते थे। अब ये वीरणेश्वर स्वामी कौन हुए भाई, तो वीरणेश्वर स्वामी का अर्थ है भगवान शिव से। ये भगवान शिव के उपासक थे, भगवान शिव को मानते थे। इनके जो कुल देवता थे वो भगवान शिव थे। तो पौरव वंश के जो शासक थे, या जो पौरव वंश के लोग थे, इनके कुल देवता कौन थे, भगवान शिव, यानी वीरणेश्वर स्वामी। नेशनल नेम शिव, लोकल नेम वीरणेश्वर स्वामी। भाई देवी देवताओं को कई नामों से पुकारा जाता है, एक होता है देवी देवताओं का नेशनल नेम जो पूरे राष्ट्र में जिस नाम से संबोधित करते हैं, एक होता है स्थानीय नाम लोकल। जैसे भगवान शिव की अगर मैं बात करूं, ये लोग भगवान शिव को वीरणेश्वर स्वामी कहते हैं। हम लोग भी तो भगवान शिव को अन्य कई नामों से पुकारते हैं, कोई कमलेश्वर महादेव बोलता है, कोई टपकेश्वर महादेव बोलता है, कोई रुद्रेश्वर महादेव बोलता है, कोई महासूर महाराज बोलता है। अलग अलग स्थानीय क्षेत्र में अलग अलग नाम, बिनसर महादेव, कई सारे नाम मिलेंगे आपको। ठीक है ना, तो यानी पौरव वंश के जो कुल देवता थे वो वीरणेश्वर स्वामी थे, और वीरणेश्वर स्वामी का अर्थ है भगवान शिव से। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो ये पौरव वंश के हमें 5 राजाओं का उल्लेख मिलता है, और जब पौरव वंश के 5 राजाओं का उल्लेख मिलता है तो इन 5 में से 3 राजाओं ने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि पौरव वंश के 3 शासकों ने, पौरव वंश के 3 राजाओं ने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अब परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की मतलब, देखो परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने का अर्थ यह है कि भाई देखो, कई बार आप देखते होंगे जैसे आपने पीएचडी किया तो आपके नाम के पीछे डॉक्टर लगता होगा, तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ती है ना। आपका नाम मान लो सपोज दैट नीरज है, लेकिन अगर आपके नाम के पीछे डॉक्टर लग जाए तो आपका नाम कैसे संबोधित होगा, डॉक्टर नीरज। तो यानी आपका थोड़ा मान सम्मान बढ़ेगा, लोग बोलेंगे है ना कि कोई बड़ा आदमी है। कोई ऑफिसर है सेना में, कर्नल है, तो वो अपने नाम के पीछे कर्नल लगाएगा, कर्नल नीरज सिंह, तो लगेगा ना कोई आदमी है भाई, ये बड़ा अधिकारी है। खाली नीरज सिंह बोलेंगे तो कौन नीरज सिंह भाई, पता नहीं कितने नीरज सिंह होंगे। तो वैसे ही कहने करते कि राजा महाराजा भी बड़े बड़े उपाधियां धारण करते हैं। अगर हम खाली सामान्य राजा बोलेंगे तो राजा तो सभी हैं, 3600 राजा हैं,
लेकिन जो बड़े लेवल के राजा होते थे या अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए हम कह सकते हैं कि राजा महाराजा लोग उपाधि धारण करते थे। मतलब ये अपने नाम के पीछे परम भट्टारक लगाएंगे, परम भट्टारक महाराजाधिराज जैसे अग्निवर्मन, परम भट्टारक महाराजाधिराज द्युतिवर्मन, परम भट्टारक महाराजाधिराज विष्णुवर्मन, ये अर्थ है इसका। तो पौरव वंश के 3 शासक ऐसे हुए जिन्होंने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। अब बात करते हैं कि वो 3 राजा कौन थे, तो वो मैंने बता ही दिए। एक अग्निवर्मन था, अग्निवर्मन ने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। एक आपका द्युतिवर्मन है, द्युतिवर्मन ने भी परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। और एक आपका विष्णुवर्मन द्वितीय है, इसने भी परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पौरव वंश के जो शासक हुए 5 राजाओं के नाम मिलते हैं। अब इन 5 राजाओं में सबसे शक्तिशाली कौन रहा होगा या किसको सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, तो पौरव वंश के जो ये 5 राजा हैं इनमें से द्युतिवर्मन जो है इसको सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। द्युतिवर्मन इस वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। तो पौरव वंश के 5 राजाओं में से जो द्युतिवर्मन है इसको सबसे शक्तिशाली सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम बात करें पौरव वंश के बारे में, तो अब इनका जो है शासन प्रशासन आ जाता है कि आखिर पौरव वंश के लोगों का शासन प्रशासन कैसा था। क्योंकि अगर हम तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख की बात करें तो इस तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख में हमें पौरव वंश के राजाओं का शासन प्रशासन के बारे में भी पता चलता है। ये तो था थोड़ा बहुत राजाओं के बारे में जो हमें जानकारी मिली कि 5 राजाओं के नाम मिलते हैं जिनमें से 3 ने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। 2 राजाओं के अभिलेख मिले हैं 1915 में वाई.आर. गुप्ते ने खोजे अल्मोड़ा के तालेश्वर नामक स्थान से, जिस कारण उन अभिलेखों को संयुक्त रूप से तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख कहा जाता है। अब इसके अलावा इम्पोर्टेंट ये भी बनता है कि भाई इनके अभिलेखों से हमें और क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं, हमें पौरव वंश के जो शासक हुए इनके हमें शासन प्रशासन के बारे में भी पता चलता है, यानी राजनैतिक व्यवस्था। अगर हम बात करते हैं कि जो पौरव वंश के शासक थे आखिर इनका राजनैतिक व्यवस्था क्या थी, इनका शासन प्रशासन कैसा था। अब राजनैतिक व्यवस्था शासन प्रशासन का अर्थ होता है, जैसे मान लो हमारा एक राज्य है, हमारे राज्य में शासन प्रशासन चलता है। कैसे चलता है, तो एक राज्य है, राज्य को चलाता है मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। राज्य को 2 मंडलों में विभाजित कर रखा है, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल की व्यवस्था गढ़वाल मंडल का मुखिया देखेगा, कुमाऊं मंडल की व्यवस्था कुमाऊं मंडल का मुखिया देखेगा। अब जैसे गढ़वाल मंडल की अगर हम बात करें तो गढ़वाल मंडल का जो मुखिया है वो गढ़वाल मंडल का कमिश्नर होगा सुशील कुमार। वर्तमान में सुशील कुमार जी गढ़वाल मंडल के कमिश्नर हैं और जो गढ़वाल मंडल के कमिश्नर सुशील कुमार है उनके हाथों में पूरे गढ़वाल मंडल की शासन व्यवस्था है। और गढ़वाल मंडल में 7 जनपद हैं, तो 7 जनपद इनके अधीन है और 7 जनपद मतलब 7 डीएम इनके अंडर में काम कर रहे हैं। सेम दैट कुमाऊं मंडल की बात करें तो कुमाऊं मंडल की अगर हम बात करें तो कुमाऊं मंडल की व्यवस्था कुमाऊं मंडल के कमिश्नर के हाथों में होगी और कुमाऊं मंडल के कमिश्नर है आई.एस. दीपक रावत। और कुमाऊं मंडल में 6 जनपद हैं तो 6 जनपद की व्यवस्था आई.एस. दीपक रावत के हाथों में होगी, उनके अंडर में 6 डीएम होंगे। तो कहने का अर्थ क्या है कि राज्य है, राज्य को बांटा है मंडलों में, फिर मंडल बटेंगे जनपदों में, जनपद बटते हैं तहसील स्तर पे, है ना। इस प्रकार से शासन व्यवस्था चल रही है ना कि पूरा राज्य होगा, राज्य की शासन प्रशासन पूरा राज्य का जो मुखिया है वो मुख्यमंत्री उसका मंत्रिमंडल और राज्य का मुख्य सचिव, राज्य का मुख्य सचिव पूरा शासन प्रशासन का सबसे बड़ा मुखिया होता है। शासन प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राज्य का जो मुख्य आपका प्रशासनिक अधिकारी होता है वो राज्य का मुख्य सचिव, है ना। और फिर हमारा राज्य को 2 मंडलों में बांट रखा है, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल। फिर मंडल होंगे जनपदों में, जनपदों की व्यवस्था होगी जिला अधिकारियों के पास, फिर जनपद होंगे तहसील स्तर, फिर पट्टी स्तर, फिर आपका ऐसे ऐसे करके सबसे छोटी इकाई गांव। तो ऐसे करके हमारा शासन प्रशासन बांट रखा है। तो ऐसे ही
पौरव वंश के लोगों के समय में भी शासन प्रशासन चलाने के लिए एक व्यवस्था बना रखी थी, तो वही शासन प्रशासन है, वही राजनीतिक व्यवस्था है। तो जैसे अगर हम बात करें कि इनके समय में जो शासन प्रशासन व्यवस्था थी वो कैसे थी, देखो जैसा हमारा देश है वैसी पौरव वंश के लोगों का भी देश था। जो ब्रह्मपुर है वही उनका देश है। अच्छा, देश को ये लोग देशी कहते थे और सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था देश का, है ना। आज के डेट में तो देश का अर्थ तुम समझते हैं कि पूरा भारत, है ना। उस समय पूरा भारत थोड़ा ना था, भारत कई सारे छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा हुआ था। देश तो जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद सभी रजवाड़ों को मिला के देशी रियासतें जितनी भी थी, जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे, इन सबको मिला के एक संघ बना, एक भारत बना, एक देश बना। लेकिन उससे पहले क्या है कि जो रजवाड़ा जिस राजा का होगा उसका देश वही था। तो ऐसे ये ब्रह्मपुर राज्य है तो इनका देश यही है। तो देश जैसे हमारा देश होता है तो इनका भी देश था, देश को ये देश ही बोलते थे। शासन प्रशासन का अर्थ क्या है, शासन प्रशासन मतलब कि बांट कैसे रखा था और ये किस नाम से संबोधित करते थे। भाई हम तो देश बोल रहे, हम मंडल बोल रहे, हम जनपद बोल रहे, हम तहसील बोल रहे, जरूरी है कि ये लोग भी देश को देशी बोलते होंगे, जरूरी है ये लोग जनपद को जनपदी बोलते होंगे, जरूरी थोड़ा ना ये लोग तहसील को तहसीली बोलते होंगे। तो यही याद रखना है कि पौरव वंश में जो शासन प्रशासन व्यवस्था थी उसके तहत ये किस नाम से संबोधित कर, मतलब तहसील को क्या कहते थे, जनपद को क्या कहते थे, प्रांत या राज्य को क्या कहते थे। तो ये पेपरों में आएगा कि पौरव वंश में राज्य या प्रांत को किस नाम से जाना जाता था, राज्य या प्रांत को क्या कहते थे, जनपद को क्या कहते थे, तहसील को क्या कहते थे। तो यही समझना है आपने कि भाई आपका हमारा देश है तो इनका भी देश था, देश का सर्वोच्च अधिकारी राजा, देश जो है राजा चलाता था। फिर देश बटा होता है वर्तमान व्यवस्था के आधार पर राज्य या प्रांत में, देश बटा होगा राज्य या प्रांत में। और जब देश राज्य या प्रांत में बटा होता है तो इनका भी जो भी देश था वो भी राज्य प्रांत में बटा हुआ था। जो ब्रह्मपुर था उसको भी राज्य या प्रांतों में बांटा हुआ था। लेकिन राज्य या प्रांत तो हम बोल रहे हैं, ये वर्तमान नाम है राज्य प्रांत। ये लोग राज्य या प्रांत को पौरव वंश के लोग, ध्यान रखना, भुक्ति कहते थे। राज्य या प्रांत को भुक्ति कहा जाता था और जो राज्य या प्रांत था उसको भुक्ति कहते थे। और राज्य या प्रांत की जो अधिकारी होता था, राज्य या प्रांत का जो व्यवस्थापक होता था, उसकी जिम्मेदारी जिसके हाथों में होती थी उस अधिकारी को कहते थे भुक्तिपति। ठीक है, भुक्तिपति। राज्य या प्रांत की जो जिम्मेदारी होती थी उसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो कहलाता था भुक्तिपति। तो ध्यान रखना कि शासन प्रशासन कैसा था, जैसा हमारा देश है इनका भी देश था। देश को देश ही बोलते थे, कोई अलग नाम नहीं था। और देश पूरा होता था राजा के हाथों में। फिर इनका देश बटा होता था राज्य या प्रांतों में। और जब देश राज्य या प्रांतों में बटा होता था तो राज्य प्रांत को ये लोग भुक्ति कहते थे। ठीक है, पौरव वंश में राज्य या प्रांत को क्या कहते थे, भुक्ति। और उसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था भुक्तिपति। फिर राज्य या प्रांत बटा होता था। अब जैसे वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में राज्य या प्रांत बटा होता है मंडलों में। भाई हमारा एक राज्य है उत्तराखंड, और उत्तराखंड 2 मंडलों में बांट रखा है। तो पौरव वंश में क्या था, मंडल व्यवस्था नहीं थी। तो पौरव वंश में मंडल व्यवस्था नहीं थी, इसका मतलब राज्य या प्रांत को मंडलों में नहीं बांटा था। पौरव वंश में सीधा राज्य या जो प्रांत था उसको जनपदों में विभाजित किया गया था। राज्य या प्रांत जो होता था वो जनपद में विभाजित होता था। अब हम तो जनपद बोलते हैं भाई, जनपद तो वर्तमान नाम है। आज की डेट में हम जनपद बोलते हैं, जिला बोलते हैं। लेकिन पौरव वंश में भी जनपद होते थे, लेकिन उनको जनपद के नाम से संबोधित नहीं करते थे। जनपद को कहा जाता था विषय। पौरव वंश में जो जनपद होता था उसको विषय कहा जाता था। और जनपद को जब विषय कहते थे तो जनपद का सर्वोच्च अधिकारी, जो जनपद जिसके हाथों में जनपद की व्यवस्था होगी, ठीक है, तो वो कहलाता था जनपद का सर्वोच्च अधिकारी विषयपति। वो आपका विषयपति कहलाता था। ठीक है, विषयपति। तो पौरव वंश में जनपद को विषय कहा जाता था और जनपद या विषय का जो सर्वोच्च अधिकारी है वो आपका विषयपति होगा। फिर इसके बाद जनपद या जो जिला होता था ये विभाजित होता था तहसील में। ठीक है, और जनपद आपका तहसील में विभाजित होता था। तो यानी पौरव वंश में भी तहसील होती थी।
ठीक है। वर्तमान में जनपद तहसीलों में बटे होंगे, तो पौरव वंश में भी जनपद तहसीलों में बटे होते थे। लेकिन तहसील को ये लोग तहसील नहीं कहते थे। पौरव वंश में जो तहसील होती थी, तहसील को पाठक कहा जाता था। ठीक है, तहसील को क्या कहा जाता था? पाठक। और तहसील का सर्वोच्च अधिकारी, पाठक का सर्वोच्च अधिकारी, उसको कहते थे पाठकपति। पाठकपति। तहसील का जो सर्वोच्च अधिकारी होगा, तहसील को ये लोग पाठक कहते थे, और उसका सर्वोच्च अधिकारी पाठकपति। और उसके बाद तहसील से नीचे सीधा ग्राम व्यवस्था थी। तहसील जो थी वो गांवों में विभाजित थी, जैसे वर्तमान में तहसील पट्टियों वगैरह में विभाजित होती है। तो वहाँ पे इनकी जो शासन प्रशासन व्यवस्था थी वो ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं थी। जैसे आज के डेट में तो बहुत लंबी चौड़ी शासन व्यवस्था है कि भाई राज्य, जनपद, फिर आप राज्य, मंडल, फिर जनपद तहसीलों में ब्लॉक, पट्टी वगैरह, है ना, क्षेत्र पंचायत, है ना, फिर आपका जो है ग्राम तब आएगा, बीच में जिला पंचायत, और भी कई चीज़ें हैं। लेकिन आपका पौरव वंश में क्या था कि तहसील के बाद सीधा ग्राम व्यवस्था होती थी। तो यानी तहसील जो थे वो गाँव में विभाजित थे, ग्राम में विभाजित थे। और पौरव वंश में जो गांव होता था, ग्राम होता था, इसको कहा जाता था ग्रामक्ष पटलिका। इसको ग्रामक्ष पटलिका कहा जाता था। ठीक है। और गांव का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, जैसे वर्तमान में गांव का जो मुखिया होता है उसको प्रधान कहते हैं, और गांव की शासन व्यवस्था प्रधान चलाता है। गांव में जो भी विकास कार्य होने हैं, गांव की समस्या सब प्रधान सुलझाएगा। प्रधान के माध्यम से आगे फॉरवर्ड किया जाएगा जो भी दिक्कतें हैं। तो पौरव वंश में जो गांव का मुखिया होता था, ठीक है, गांव को कहते थे ग्रामक्ष पटलिका, और गांव का जो मुखिया होता था उसको कहा जाता था महतर। महतर कहा जाता था। तो इनका शासन प्रशासन कुछ इस प्रकार से विभाजित था। अब इसके बाद आता है कि शासन प्रशासन में और भी कई अधिकारी होते थे, है ना। शासन प्रशासन में कई प्रकार के अधिकारी होते थे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जो सेकंड पार्ट होगा, उस सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे इनके पदाधिकारियों की, फिर हम बात करेंगे इनकी आर्थिक स्थिति पे, ठीक है, कि इनके आर्थिक स्थिति कैसी थी, इनकी भूमि व्यवस्था कैसी थी, और फिर इस प्रकार से आपका पौरव वंश कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो पौरव वंश में अगर हम बात करें तो अब इसमें रखा है इनके अधिकारी, कि भाई इनके शासन प्रशासन में या इनके मंत्रिमंडल में कौन कौन से अधिकारी होते थे, उनको किन नामों से संबोधित करते थे। क्योंकि अभी हाल फिलहाल तुमने देखा होगा जो पदाधिकारी हैं या जो मंत्रिमंडल हैं या जो राज्य में जो भी कर्मचारी होते थे, इनसे भी रिलेटेड पेपरों में प्रश्न आते हैं, और आ भी रखा था अभी पेपर में, है ना। तो हम उसको समझेंगे कि इन पे पौरव वंश में जो कर्मचारी या अधिकारी होते थे इनको किन किन नामों से संबोधित करते थे। फिर बचेगा इनका आपका क्या है, आर्थिक स्थिति, है ना, कि या आय के स्रोत। एक ही बात है, आर्थिक स्थिति बोलो या आय के स्रोत, किसी भी राज्य को चलाने के लिए सोर्स ऑफ इनकम सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्थिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति राज्य की अच्छी होगी तो राज्य अच्छा चलेगा। तो हम आर्थिक स्थिति पे चर्चा करेंगे, इसके बाद फिर हमारा इनका भूमि व्यवस्था पे चर्चा करेंगे, और फिर आपका जो है पौरव वंश कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको समझेंगे। ठीक है। बाकी आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा हमारा, तो आप लोग प्ले स्टोर से हमारा जो है कोर्स परचेज कर सकते हैं। प्ले स्टोर में कोर्स आपका क्रिएट हो चुका है, वहाँ से आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो हम सभी विषयों के आप लोगों को जो है डेमो देंगे। प्रत्येक विषय का आपका जो है 2-2 लेक्चर डेमो के रूप में रहेगा। यूट्यूब में आपका प्रॉपर प्ले लिस्ट में वीडियो क्रैश कोर्स के नाम से आपको एक बैच मिलेगा, उसमें सारे लेक्चर होंगे डेमो के रूप में। ठीक है। बाकी डेमो ऐसे देने की जरूरत है नहीं। अपने आप में शिखर एक, है ना, काफ़ी बड़ा नाम है, और काफ़ी बच्चे सेलेक्टेड हैं पुराने एग्ज़ामों में। तो लेकिन फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए हमने कुछ डेमो क्लासेस रखी हैं। ठीक है। बाकी एक शिखर और है ना, उसका हमसे कोई संबंध नहीं है ना, क्योंकि हम जो है, हमारे यहाँ से भी बहुत बच्चे निकले हैं, हमने भी बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिलाया है। एक शिखर और है जिसने फॉरेस्ट SI में टॉपर बनाया है, तो उस शिखर का हमारे से कोई नहीं, क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में ये भी भ्रांति चल रही है कि शिखर कौन सा है, तो वो दूसरा शिखर है। ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम आप लोगों से। ठीक है।